चलो ठीक है। आवाज आ रही है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताइए। चलो, तो कल इन्फानाइट वायर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें एक केस बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। डायग्राम बना लीजिए। हाँ, इसी में एक फर्दर केस है एसएचएम वाला। कल सिर्फ इक्विलिब्रियम कराया था, अब इसमें क्या करेंगे, इसको एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है, उसी के आगे बढ़ना है। तो दो पैरेलल वायर है। अभी हम कह रहे हैं वायर क्यों इक्विलिब्रियम में। अब हवा में तो भी इक्विलिब्रियम में, तो कल हमने डिस्कस किया था कि इसका जो वेट होगा वो मैग्नेटिक रिपल्शन को क्या कर रहा होगा, बैलेंस। वो होता है म्यू नॉट I1I2/2πh। डिस्टेंस h है, तो हम लिख सकते हैं mg/l। अच्छा, कल मैंने आपको सिखा दिया था mg से बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये बैलेंस होगा mg/l से। तो यहां तक तो हम कल कर चुके थे, और इस पे दो क्वेश्चन भी बिगनर बॉक्स में दे रखे हैं जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वायर क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। ये पहले h डिस्टेंस पे था, अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया ऊपर। तो अब डिस्टेंस हो जाएगी h+x। अब आप थोड़ा समझिएगा, केवल आप कॉपी मत करिए, 5 मिनट रुकें और इस बात को समझें कि हो क्या रहा है। इक्विलिब्रियम से आपने डिस्प्लेस कर दिया, क्या वेट बदल जाएगा क्या? वेट तो वही रहेगा mg/l, पर ये जो फोर्स है जरा सोचिए ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1I2 डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, h+x। अब 5 मिनट सुनिएगा, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। वेट तो वही रहा, पर जब आपने इसको x डिस्प्लेस कर दिया तो बेटा अब दूरी कितनी हो गई, h+x। दूरी बढ़ गई या कम हो गई, दूरी बढ़ गई। अब सोचिए अगर दूरी बढ़ गई और दूरी डिनोमिनेटर में है, मतलब ये फोर्स कम हो गया। तो बताइए अब डोमिनेट कौन कर गया, mg/l। बात को समझो, बहुत बढ़िया लॉजिक है।
अभी एट प्रेजेंट दोनों बैलेंस हो रहे थे, वायर हवा में बढ़िया फ्रीली सस्पेंडेड था, इक्विलिब्रियम में था, लटका हुआ था। अब आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, वेट तो वही रहा परंतु मैग्नेटिक रिपल्शन कम हो गया। तो बताइए कौन जीत रहा है अब, ऊपर वाला या mg? सोचिए, ये डोमिनेट करेगा तो ये वायर को कहां लाएगा। इसका मतलब अब कुछ पुरानी कहानी पे चलते हैं। ये देखो कटोरी, इसके अंदर एक बॉल, अगर आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे तो जीवन भर बॉल ऐसी ही रहेगी। अब आप इसको डिस्प्लेस करो हल्का सा बाहर, जैसे ही छोड़ोगे बताओ इसकी टेंडेंसी कहां आने की है, नीचे, टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम बोलते हैं स्टेबल। लॉजिक रिलेट करेंगे तो मजा आएगा। सिंपल पेंडुलम, अभी mg और टेंशन बढ़िया एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप इसको हाथ नहीं लगाओगे तो सिंपल पेंडुलम हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, mg का एक कंपोनेंट इसको वापस कहां लाने की इच्छा रखेगा, टुवर्ड्स द मीन। अगर बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी के पास टेंडेंसी है वापस मीन की तरफ लौटने की, इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, स्टेबल। चेक करो ना, रट क्यों रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आप सोचिए, अभी इक्विलिब्रियम था, दोनों फोर्स मस्त बैलेंस हो रहे थे। अब आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करते ही दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ते ही ये फोर्स कम हो गया, तो डोमिनेट कौन कर गया, mg। उस mg की वजह से बॉडी कहां आएगी, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? ये अपने आप में एम्स का एक छोटा सवाल। टाइम पीरियड तो बहुत बड़ा है, वो कभी नहीं आया पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में, पर छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। ये यहां तक के बिगनर बॉक्स के 2 क्वेश्चन थे, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व हो रहे हैं 2 क्वेश्चन। यहाँ एक और अच्छा सवाल कि अब अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो बताइए इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है, इक्विलिब्रियम नेचर स्टेबल है। स्टेबल की फिक्स परिभाषा है, कहीं भी सर इलेक्ट्रो में ले चलो, चल भाई इलेक्ट्रो में चल, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अभी इस माइनस क्यू पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये प्लस क्यू अटैक कर रहा है, ये प्लस क्यू अटैक कर रहा है, दोनों मस्त बैलेंस हो रहे हैं। अब आपने इसको हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, अब बताइए प्लस अटैक करेगा, ये प्लस अटैक, नेट फोर्स। फिर से देखिए, आपने डिस्प्लेस किया ऊपर, पर बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की है। आप मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रो है, ये मैकेनिक्स है, ये मैग्नेट है, पर है तो भाई सब फिजिक्स ही है। अगर दिमाग में एक बात सेट होगी कहीं भी उसका मजे लीजिए ना। लॉजिक कितना क्लियर है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, यहाँ mg नॉर्मल बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ mg टेंशन बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ mg और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। पहला फंडा सब में चेक करो। दूसरा, अब इसको आपने स्लाइड डिस्प्लेस किया, अब स्लाइड डिस्प्लेस करने के बाद आपके हाथ में बाजी रही नहीं, अब तो नेचर इसको अपने आप मीन पोजीशन की तरफ लौटने पे मजबूर कर रहा है। और अगर बॉडी की वापस मीन पोजीशन की तरफ लौटने की टेंडेंसी है तो इक्विलिब्रियम कैसा, स्टेबल। बोली हाँ है क्या? अब तो सिर्फ मैथ से वो देखते जाइए। नेट फोर्स बताइए, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें? छोटे छोटे सवाल, सब्ट्रैक्ट या ऐड? क्यों, डायरेक्शन अपोजिट, बड़ा कौन, mg/l। और एक लगाएंगे बाहर माइनस, पूछो ये माइनस क्यों? क्योंकि आपने डिस्प्लेस किया था ऊपर, पर बॉडी की टेंडेंसी कहां ने की है, आपके द्वारा किए गए डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। माइनस फिर से सुनिए, आपने डिस्प्लेस किया ऊपर, पर बॉडी की टेंडेंसी कहां ने की है, आपके द्वारा किए गए एक्स के अपोजिट। बस अब तो मैथ से करते चलें। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई की वैल्यू डालें,
यहां से डाल दें, कितनी आएगी बताइए। h को वहां भेज दो, mgh/l पुट कर दें वैल्यू, लिखना चालू करिए। टाइम पीरियड पूरा कभी नहीं पूछ सकते, आप खुद देखना, अभी एक पेज भरेगा पूरा, पर इसके अंदर जो छोटे छोटे सवाल हैं उनको समझिए, वो समझना जरूरी है। इक्विलिब्रियम स्टेबल क्यों है, डिस्प्लेस कैसे किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, वो समझने का है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं, एफ नेट माइनस mg/l, ये हो जाएगा mgh/l और h प्लस x कॉमन ले लीजिए, mg/l कॉमन। अब तो सिंपल मैथ्स है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता नहीं है, बाकी मैथ ऐसी है कि आप आराम से कर सकते हैं। एच से एच कटेगा, अब एक शब्द है ध्यान से देखिए, स्लाइट। स्लाइट का मतलब x बहुत छोटा है, तो h प्लस एक्स किसके बराबर, h। शब्द देखिए स्लाइट, आपको मैंने इलेक्ट्रो में भी बताया था, SHM के लिए हमेशा स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इन प्लेस ऑफ h प्लस एक्स h, तो mg/l x/h। और अब इसको कंपेयर कराइए SHM की सबसे पॉपुलर इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स। दुनिया का हर मोशन SHM कहलाएगा, हर मोशन SHM कहलाएगा अगर वो F इक्वल टू माइनस के एक्स को क्या करेगा, फॉलो। कंपेयर कराइए, के आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड निकालिए। दे रखा है मॉड्यूल में, इसलिए पूरा सॉल्व कर लिया, और छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में सारे कवर हो गए। के कितना आ रहा है, mg/LH। अच्छा एक गलती और कर रहे हैं, ये F नहीं चलेगा, F/L चलेगा। सोचो क्यों, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये भी फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये फोर्स में रहेगा, क्या रहेगा, फोर्स अपॉन लेंथ। इसको L और चलाओ, सोचो समझो, सारे फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो है, ऊपर से देखना चालू करो। mg/l भी फोर्स बाय लेंथ है, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2 पाई भी फोर्स बाय लेंथ ही है। अब बताओ के कितना आएगा, mg/h। अब ये फॉर्मूला याद है 2 पाई√m के, तो ठीक है, नहीं तो जब SHM पढ़ोगे तब वहां तो हर जगह इसी से काम चलेगा। अभी ये याद है तो ठीक है, SHM का फॉर्मूला होता है, अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई√m/k।
पूरा कोई नहीं पूछ रहा डेरिवेशन, आपको घर जाके कहीं नहीं रटना, बेसिक याद करेंगे, वो कहीं भी काम आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम का पहचानना, स्लाइटली डिस्प्लेस करना, फोर्सेस का बैलेंस करना, एसएचएम की कंडीशन, ये बातें काम की हैं, वहां पे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। टाइम पीरियड का एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आया। कारण ये नहीं है कि कठिन है, कहाँ कठिन है, एक भी स्टेप ऐसा नहीं था जिसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा। हाँ टाइम ज्यादा लगता है तो वो 1 मिनट वाला नहीं बैठ पाता मामला। क्लियर है क्या? तो ये पैरेलल वायर वाले कॉन्सेप्ट पूरे हो गए, लाइन खींच के इसको खत्म कर दीजिए। अब एक बार कल का होमवर्क देख लेता हूँ, क्या आपके डाउट आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। कल सवाल हाँ भाई, पहले 2 पर आओ। एक्सरसाइज 2 पे आओ, आठवां, आठवां दिखाएं। 8वें पर क्लास में हमने डिस्कस किया था, किसी भी लूप पर नेट फोर्स 0, याद है? अब आपको क्या करना है, ये F3 है, ये F1, ये F2, ये पता है कि इस लूप पे नेट फोर्स 0, तो इस आर्म जो बची हुई आर्म है PQ, इस पर नेट टोटल नेट फोर्स क्या होना चाहिए लूप पर, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बोलो। F1 F3 अपोजिट है, क्या बचेगा, F1 माइनस F3, F2 कहां, नीचे, कितने डिग्री पर, बताइए कितना, अभी तो लाइन सुननी बाकी है। ये तो आया नेट फोर्स किनका, इन तीन का। अब लाइन सुनिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, आर्म PQ इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तब जाके लूप पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। जो बेसिक अंडरलाइन थॉट है वो यही है कि लूप पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ये है 3 लोगों पे लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट। फिर सुनिए सेंटेंस, ये है इन 3 फोर्स का रिजल्टेंट। अब चौथी आर्म इतना ही फोर्स, इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तब जाके लूप पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों सवाल इसी पर हैं, 8, 10, 18 चेक करो, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, लूप पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। 8वां में यही है। 10वां देखिए वापस बैक टू बैक, स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप तो नेट फोर्स 0। अब जरा सोचिए, एक आर्म पर F है, अभी ओरल करो, एक आर्म पर F है, तो बाकी तीनों आर्म मिलकर -F लगाएंगी, तब जाके नेट 0 होगा। 5 सेकंड चाहिए अगर ये दिमाग में बात बैठ गई तो। क्या सर, लूप, करंट कैरिंग, यूनिफॉर्म फील्ड, नेट फोर्स, एक आर्म पर F, तो बाकी तीनों आर्म्स मिलकर इस तरह से मामला सेट करेंगे ताकि नेट फोर्स को क्या होना पड़ेगा,
बनी क्या बात? फिर से वापस देखिए, एक बार फिर आया है सवाल 18। एक ही कॉन्सेप्ट को 3 बार पूछा है। 18 देखिए, और बढ़िया सवाल है। ये बना क्या सवाल? बीसी पर एफ है, बीसी पर एफ है। एक पे तो 0 ही हो गया, कौन सी पर? ए बी पर, क्योंकि ए बी के पैरेलल है। तो बताओ एसी कितना लगाएगी ओरली? -f लगाएगी। तो वहां लिख लो 8, 10, 18 सेम प्रोफाइल। इससे क्या होगा, जब भी रिवाइज करो ना, एक सवाल रिवाइज करना, तीनों एक साथ होंगे। 8, 10, 18 माइनस लगेगा बिल्कुल। इसमें माइनस में मैग्नीट्यूड पूछा है ना, ऑप्शन में है ही नहीं कोई प्लस माइनस। अगर होता तो बाकायदा माइनस लगाते, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा। 40 बताओ, 40 नंबर। 40 हो गया क्या? चलो अब आओ बिगनर बॉक्स में। कौन? F3 बड़ा दे रखा है क्या? वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। F1 माइनस F3 करो, F3 माइनस F1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्वायर ही होगा ना। तो ऑप्शन ऐसे होंगे ही नहीं है, एक ही बात है। तो F1 माइनस F3 करो या F3 माइनस F1, लेंथ के हिसाब से F3 बड़ा है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो अब आओ किस पर? बिगनर बॉक्स पे। बिगनर बॉक्स बताओ। बिगनर बॉक्स बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चन दमदार हैं। इसलिए आपको रोज ये बात कहते हैं, जब आपके दिमाग में आ जाए कि यार बिगनर बॉक्स में दमदार क्वेश्चन है। 9th 8th करे नहीं क्या? हाँ भाई। 8वां, 8वां क्या कह रहा है? दोनों बैलेंस करने फोर्स। कल बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेक्शन हिस्से में, और अभी आते ही बताया था। दोनों फोर्स क्या कर दें? बैलेंस। अब क्या क्या दे रखा है बताओ? एक में करंट दे रखी है 50, I1 पता है। दूसरे में करंट 25 पता है। 0.075 न्यूटन पर मीटर, ये क्या है भाई? mg/l, ये पूरा दे रखा है। 0.075, 2 पता है, पाई पता है, म्यू नॉट पता है, h फाइंड करना। सारी वैल्यू गिवन है। बात कर रहे हैं बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन नंबर 8 की। जैसा 8 है वैसे उसका भाई है क्वेश्चन नंबर 9, एक ही प्रोफाइल। 7th को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 6 बहुत अच्छा सवाल है। 6 कर लिया क्या? 6, 7 दोनों बढ़िया है। बिगनर बॉक्स का मतलब एक भी सवाल ऐसा नहीं है फर्जी हो, जिसमें बस डायरेक्ट टिक लगाना हो। एक्सरसाइज में तो फिर आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट ओरल करने वाले। बिगनर बॉक्स के हर सवाल में पेन चलाना पड़ेगा। सारे सवाल क्वालिटी सवाल हैं। चलिए 5वां बताइए। 5वां बना क्या? कह रहा है करंट को तो डबल कर दिया और सेपरेशन को आधा। करंट डबल, सेपरेशन आधी। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। दोनों में करी, एक में? इफ देयर करंट, दोनों में। इसका भी डबल, ये भी डबल, डिस्टेंस आधी, ये ऊपर जाएगा। 2 2 4 और 8 टाइम्स। हाँ जी। 9th बताऊं इसी बिगनर बॉक्स का। एक लॉन्ग हॉरिजेंटल वायर है जो कि रिजिडली फिक्स्ड है, ये क्लेम कर रखा है, और इसमें करंट है 100 एम्पियर। अनदर वायर जिसकी लीनियर मास डेंसिटी, अब ध्यान से समझो, लीनियर मास डेंसिटी। आप फंस रहे हो ना, छोड़ दो, आप यूनिट से पकड़ लो। 2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, मतलब ये m/l है। ये नहीं पकड़ोगे तो मामला गड़बड़ है। यहां क्या दे रखा था पता है? न्यूटन पर मीटर। तो ये था mg/l, ये है kg पर मीटर, ये है m/l। छोटी छोटी बातें सीखिए, ये क्वेश्चन नहीं सिखा सकते हैं। हम कितनी भी थ्योरी पढ़ा दें, ये बातें नहीं आ पाएंगी, ये क्वेश्चन समझाता है।
न्यूटन पर मीटर mg/l होता है, किलोग्राम पर मीटर m/l होता है। अब फंडा तो वही है, ये नीचे लगेगा mg/l, ऊपर म्यू नॉट, दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसको 2/100 कर दीजिएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, बैलेंस कर दीजिए। अब बताइए क्या क्या गिवन है, चेक कर लेते हैं। m/l पता है, g पता है, म्यू नॉट पता है, d पता है, एक करंट पता है, एक करंट फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 9, सारे बनाओ, सब बनेंगे, और पीछे पड़ जाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होते जाएंगे। बोलिए बिगनर बॉक्स में 8 9 7 6 5 ऑल डन है क्या? पक्की बात है? चलो इसमें और होमवर्क बढ़ाओ। बिगनर बॉक्स 6 1 2 3 4 आज का होमवर्क, इसको खत्म करें आज बिगनर बॉक्स 6 को। 1 2 3 4 ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज 1 में, आज खत्म कर देंगे मैग्नेटिक फैक्ट, मैग्नेटिज्म चालू करेंगे कल से। उसमें 3-4 बातें ही हैं, एक बार मैग्नेट पढ़ना है, एक पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा हिस्सा है मैग्नेटिक मटेरियल्स, डाई पैरा फेरो। 3 सेगमेंट हैं और आसान है, समझने वाले हैं, बढ़िया। डाई पैरा फेरो याद करने की प्रॉपर्टीज हैं, बाकी सारा समझने का है। एक्सरसाइज 1 में आओ, बोलें भाई 60 61 63 नहीं बनाए क्या? पक्का? 64 65 पूछ लो देख लो, 67 पक्का? चलो 5-7 और लिख लो, थोड़े थोड़े करते जाओ, टारगेट रखना है शनिवार तक काफी हो जाए। एक्सरसाइज 1 ऐड करो, 7-8 सवाल और लिखो। एक तो 55 से 59 हो गए थे, रह गए हैं देखो तो। 55 से 59 पढ़ा तो दिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वाले नहीं दिए थे, ठीक है लिख लो। 55 से 59, 66 68 62 ठीक है। एक्सरसाइज 3 में लिखो, एक्सरसाइज 3 में लिखो क्वेश्चन नंबर 47 43 44 45 और लिखिए 42 41 39 ठीक है। तो 15 12 15 12 15 करते चलिए, पूछते चलिए, 7-7 चैप्टर शनिवार तक टारगेट रखेंगे, काफी हद तक हो जाएगा। चलो हैंग डालो। फोर्स एंड टॉर्क ये समझने का आज 45-50 मिनट का बढ़िया टॉपिक है, मस्ती से लॉजिकल पढ़कर जाना, मजा आ जाएगा। फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, हाँ वापस हेडिंग है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, placed in a uniform magnetic field। अब देखिए बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ के बाद इस चैप्टर में ये 3-4 फॉर्मूले के साथ खेलना आना चाहिए। एक होता है QVB साइन थीटा, एक होता है बिल साइन थीटा, इसी का एक होता है शॉर्ट फॉर्म
इसी से आया है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, और एक है बिना साइन थीटा। ये फोर्स वाला सेक्शन है, और यकीन मानिए आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें से एक प्रश्न तो हर साल आता है, हर साल। ये सेक्शन कहलाता है फोर्स सेक्शन। ये हम पढ़ चुके 3 लेक्चर में, ये पढ़ चुके, ये लास्ट लेक्चर में खत्म किया। अब इसकी बारी है, पहले यहां तक को एक बार समझते हैं क्या क्या था। पहले तो चारों फॉर्मूले की बेसिक समझ लाओ, आड़े कट मत रटो, बेसिक समझ लाओ। ये है एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। कब बात करेंगे? जब क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करो, सवाल पढ़ते ही मेरी पहली अंडरस्टैंडिंग, हाँ क्या लगाना है, पहली वो लड़ाई होती है। सिलेबस खत्म करना टारगेट नहीं है भाई, प्रश्न पढ़कर मेरी पहली अप्रोच, हाँ मुझे इस दिशा में भागना है, पहले वो तो जनरेट करो। ये है चार्ज पार्टिकल का फोर्स। जब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तब तब उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो है QVB साइन थीटा। एक नजर में यहां से देखेंगे तो थीटा किसके बीच का एंगल है, यहां आपको सोचना पड़ता है। आप अगर ये फॉर्म याद करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, इसमें कम सोचना पड़ेगा। एक बार में बताइए, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। कॉन्सेप्ट 1, बोलिए बात क्लियर है क्या? ये फोर्स का फॉर्मूला है। आगे चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कब लगाते हैं? जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स BIL साइन थीटा। यहां थीटा किसके बीच का एंगल है? अब आप थोड़े से रुके, थोड़ा सा सीखे, क्या होगा? IL क्रॉस B। थीटा इज द एंगल बिटवीन L effective, theta is angle between L effective and, अब थोड़ी सी होशियारी डेवलप करो। होशियारी क्या कहती है कि ना, जब भी एंगल होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होता है। जैसे आप यहां थोड़ा रुके, मत रुको ना, सोचो तेज। Q तो स्केलर है, बचा कौन? VB, एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ये समझदारी है। यहां आए, करंट तो स्केलर है, तो थीटा एंगल किसके बीच में? L वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ा नहीं है, पर समझदारी से बताइए एंगल किसके बीच में होगा? N तो नंबर ऑफ टर्न्स है, हटा, करंट है, हटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ये समझदारी की अप्रोच है। हाँ याद करेंगे समझेंगे वो अलग बात है, पर मैं बेसिक बातों से तो सीखूं कि अच्छा एंगल जो भी होता है वो हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होता है। यहाँ क्यू स्केलर है, मैं खुद बोल सकता हूं एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ करंट स्केलर है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स और करंट स्केलर है, तो इसका जो फॉर्म आएगा अभी थोड़े समय बाद, वो आएगा A क्रॉस B। बोलिए हाँ है क्या? ये ना तो फोर्स है, साफ साफ दिख रहा है क्या है? टॉर्क। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर ये क्या चीज है? सर ये तो कल पूरा लेक्चर इसी पे डेडिकेट था। ये दो पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहली बात जो हम तीसरा सेक्शन पढ़ रहे थे, पहला सेक्शन था बायो-सावर्ट लॉ, दूसरा था एम्पियर्स लॉ और तीसरा है फोर्स। ये फोर्स के 4 बेसिक फंडे हैं जो एट एनी टाइम मुझे याद होने चाहिए। चार्ज पार्टिकल QVB साइन थीटा, कंडक्टर BIL साइन थीटा, दो पैरेलल वायर्स म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2/d। पर अब अटैक इस पे बचा है आज का, टॉ बराबर बिना साइन। बोलिए क्लियर है क्या? पहले आप इसको लिखिए, एक साथ रहेंगे, एक साथ रिवाइज करोगे, एक साथ दिमाग में हमेशा के लिए क्लिक करेंगे।
तो ये 4 फंडे हैं और लिख लीजिए ऊपर नीट 2022 आना ही है, क्योंकि एक भी साल ऐसा नहीं गया भाई जिस पर प्रश्न नहीं आया फोर्स पर। सबसे बड़ा सेक्शन यही है। एक बच्चा कह रहा है एक्सरसाइज 1 में 61 में ऑप्शन गलत है। देखो तो भाई 61 का किसी पास किसने करा हो तो दिया था क्या होमवर्क में? 3 बच्चों ने पूछा है एक्सरसाइज 161। भाइयों अभी बताता हूं, ठीक है? लिख लो फिर बताऊंगा। आ रहा है आंसर? आ रहा है 61 का? देखो करा है किसी ने? आ रहा है? ठीक है भाई, ऑप्शन तो सही है, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा ऑनलाइन भाइयों, अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है? बाकी ऑप्शन सही है, आंसर भी सही आ रहा है, बोर्ड पर डिस्कस कर लूंगा। चलो बड़े आगे लिख लिया क्या? जल्दी आओ। इस वीक ज्यादा पढ़िए, मैग्नेट भी साथ में हो जाएगा और संडे को बर्न टेस्ट होगा एनसीईआरटी बेस, उस पर सीधा सीधा फायदा मिल जाएगा। ज्यादा ज्यादा पढ़ो। थर्सडे से एनसीईआरटी चालू करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में एनसीईआरटी निपटा देंगे पूरी 10-10 सवाल करके। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का फ्लो लाओ, क्वेश्चंस ही आपको जिताएंगे, मान के चलिए। छोटी बात सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, फंडामेंटल सीखिए और उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए। तो ये 4 फंडे हैं भाइयों। क्यूबी भी साइन थीटा खूब काम किया उस पर। इसमें भी सबसे एक स्पेशल केस पता है कौन सा है? जब पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर। 90% सवाल तो उसी पर है, हेलिकल पर इक्का दुक्का सवाल है। फिर बिल साइन थीटा, ये बहुत पॉपुलर है, पैरेलल वायर वाला जो हमने कल खत्म किया, आज इस पे एक एसएचएम वाला सवाल किया। चैप्टर दिखने में मैग्नेट बड़ा है, पर आपने बहुत सिस्टमेटिक पढ़े होगे ना तो आपको दिमाग में रहेगा। अभी आप तुरंत 10 मिनट में बोल सकते हो हाँ सर बायो सावर्ट लॉ पे काम करना है, फिर एम्पियर्स लॉ पे मेहनत करनी है। उसमें भी 3 हिस्से हैं, सोलेनॉइड, टॉरॉइड और सिलेंडर, और तीसरा सेक्शन है फोर्स। आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। बड़ा चैप्टर जरूर है और हमने उसको बड़े सेक्शन से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया ताकि आप तुरंत उसको रिकॉल कर पाए और अप्लाई कर पाए। अब आज लड़ाई है इसको समझाने की, टॉर्क बराबर बिना साइन थीटा। चलिए तो इस पर डायरेक्ट नहीं कूदते हैं, पहले अपने कुछ फंडामेंटल्स बनाते हैं 11th क्लास के टॉर्क के, उसके बाद उस पर आएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले की आपको फील नहीं आ पाएगी तो रुकते हैं इसके लिए। चलो अब सुनते जाइएगा 10-15 मिनट, ऐसी बात से उठाते हैं जो आपको पता है और उससे फिर सीखते हैं। एक करंट कैरिंग लूप है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा गया है, देख सकते हैं। अब मुझे डिस्कस करना है इस पर फोर्स और टॉर्क। फोर्स डिस्कस मत करो, क्यों? एक सेंटेंस बड़ा काम का, लूप, करंट कैरिंग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स हमेशा, ये बहुत पंच लाइन है, काफी प्रश्न इससे सॉल्व होते हैं, इसलिए इस बात को पकड़ के रखो। whenever a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, force experienced by it is zero। आओ चेक करो, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मस्ती से लगाओ। फील्ड अंदर, करंट आगे, फोर्स ऊपर। इसमें देखिए फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स बाहर। इस पर
फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स नीचे। सब पे एक बार लगा के देख लो, बगैर करे मत लिखना। चारों फोर्स आप खुद फील करोगे कि हाँ सारे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इक्वल हैं, इसलिए नेट फोर्स 0। तो आशीष सर एफ नेट आप नहीं भी बोलते ना तो भी हम बोल सकते थे कल के लेक्चर से, एफ नेट कितना। आज हमारा टारगेट एफ नहीं है बच्चों, आज हमारा टारगेट है व्हाट अबाउट टॉर्क। अब लड़ाई पैदा होती है सर टॉर्क क्या है, टॉर्क की बेसिक फीलिंग क्या कहती है उसको समझो। दुनिया में कौन टॉर्क पैदा कर सकता है? ये टॉर्क नहीं पैदा कर सकते। हाँ ये इक्वल फोर्स हैं, अपोजिट फोर्स हैं, बट इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। क्या सेम है? लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब दोनों फोर्स इसी लाइन से पास हो रहे हैं, इसलिए ये टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते। ये बताइए, इनकी भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए इस पर नेट टॉर्क 0। अब ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? ऐसा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, चलो इलेक्ट्रो में ले चलता हूं मैं आप, जो बात पढ़ी हुई है वहीं से समझते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ये डाइपोल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए ठीक है, डाइपोल बोले तो प्लस की ओर। याद करो, रिवीजन में नहीं चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो फोर्स F बराबर QE, पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में QE अलोंग, माइनस है अपोजिट। अब सुनना मजा आएगा, दोनों फोर्स इक्वल हैं, यस, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, हाँ, इसलिए नेट फोर्स तो 0 है, बट इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए ये क्या पैदा करते हैं? टॉर्क, जो कि याद है PE साइन थीटा। तो वहां से फंडे डेवलप करिए। कपल कब प्रोड्यूस होता है? कपल, इसे बोलते हैं कपल, टॉर्क का दूसरा नाम है कपल। इक्वल फोर्स होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। यहां 15 मिनट खर्च करोगे ना तो रोटेशनल में समय बचेगा, क्योंकि वहां ये सारी कहानी एएसपी सर फिर सुनाएंगे, तो आपके बेसिक फंडे क्लियर रहेंगे, वहां पे आपका समय बचेगा। फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? टॉर्क। दूसरा केस देखते हैं। अब डाइपोल भाइयों आपने रख दिया सीधा सीधा, ठीक है सर, करके मैं खुद सोचता हूं, मैं बताऊंगा सर। प्लस पे चार्ज पे फोर्स QE, माइनस पे फोर्स QE, पीछे एक एक स्टेप बताइए, छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या दोनों फोर्स इक्वल हैं? QE बराबर। दूसरा जवाब, दूसरा प्रश्न, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है? फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, नेट फोर्स कोई लड़ाई नहीं, इसलिए तो वहां सेंटेंस लिखाया था, whenever a dipole is placed in a uniform electric field, force experienced by it is always। यहां भी वही सेंटेंस बोलिए ना, आपको अलग लगता है, हमें तो एक ही बात लगती है कि यहां भी वही पढ़ा रहे हैं, यहां भी वही पढ़ा रहे हैं, यहां भी तो वही सेंटेंस है कि जब भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स, वहां भी नेट फोर्स 0, यहां भी नेट फोर्स। व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क सोचो, टॉर्क सोचो। सर कैसे सोचूं बताओ? इसकी लाइन ऑफ एक्शन बना, टक 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 टक, इसकी लाइन ऑफ एक्शन टक 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 टक, अरे सर ये तो दोनों एक ही लाइन है, इसका मतलब यहां टॉर्क, और सर मैं अपने जुगाड़ से निकाल सकता हूं, निकालना, PE साइन थीटा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा 0, टॉर्क 0। क्या कुछ कुछ यहाँ टॉर्क की बात समझ में आ रही है? तो कपल क्या है? आप वो चाबी अभी जाके ताला खोलोगे हॉस्टल के कमरे का तो वहां भी कपल है भाई। क्या करते हैं देखो, अपना दिमाग वहीं जाता है, सब बेकार, कुछ भी पढ़ा लो खट, एकदम सही जगह पहुंच जाते हो, है ना।
और देखो दिमाग कितना तेज है, सिर्फ सोचने से ही मतलब सरसरी हो जाती है ना, मजे आ जाते हैं सर्दी में। सच में। अब सुनो सुनो, बस आनंद आ गया, चलो आगे। अब वहां देखो, जब अपन चाबी को घुमाते हैं, चाहे अपन एक्टिवा, पल्सर, ताला खोलें, कहीं भी आप देखें, चाबी जब हम घुमाते हैं तो अंगूठे से फोर्स ऊपर लगाते हैं और उंगली से फोर्स नीचे लगाते हैं। इस तरह से होता है, ये कपल जनरेट कर रहे हो। और जैसी कपल जनरेट होता है, चाबी घूमती है। आप कोशिश करना, केवल एक अंगूठे से बल लगाना, चाबी घूमेगी ही नहीं। कारण है, घूमने के लिए चाहिए टॉर्क। टॉर्क, और ये है क्या बन रहा है, कपल बन रहा है। दोनों फोर्स इक्वल है और कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट। आप देखो ना, ये लगा रहा है आगे और ये उंगली कहां लगा रही है, कपल बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो बेसिक फंडा। अब इसी का मैं केस चेंज करता हूं। सर अब इतना सारा दिमाग में इनपुट दे दिया है, अब इस इनपुट को किसी दूसरे केस में ट्राई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ तो बढ़ना ही है, फंडामेंटल समझ के जाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। ये केस 2, वही करंट कैरिंग लूप ए बी सी डी, एक यूनिफॉर्म फील्ड बी नॉट। पहला बताइए नेट फोर्स। सर नेट फोर्स पे बात ही मत करो सर, वापिस सेंटेंस बोल दो 7वीं बार। अगर करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो नेट फोर्स। या आप ये यूनिफॉर्म फील्ड का क्या नाटक कर रखा है आपने, उसका भी थोड़ा जवाब दो। आओ देखो यूनिफॉर्म फील्ड का नाटक क्या है, देखना। ये कल वाला सवाल पेपर में भी दिया था ऐसा, अब देखना। है ये लूप, है ये करंट कैरिंग, पर आंसर आ रहा था इस पर, लूप वायर की तरफ जाएगा, लूप वायर से दूर जाएगा, बाकायदा आपने वैल्यू निकाली थी। पता है कारण क्या है, ये यूनिफॉर्म में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में है। कैसे, ये वायर की फील्ड में है, यहां फील्ड अलग है और ये दूरी अलग है, तो फील्ड अलग है। ये B1 है और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसलिए इस लूप पर नेट फोर्स 0 नहीं आया था। आंसर आया था, सॉल्व किया था, कल देखना पन्ने पलट कर। तो बातों को समझिए, आधी अधूरी बात रटोगे तो फंस जाओगे। एग्जामिनर तो हमसे ज्यादा होशियार है, उसको पता है क्या क्या बातें रटवाई जाती हैं, क्या बातें समझाई जाती हैं। आपने ये रट लिया करंट कैरिंग लूप हमेशा फोर्स 0, गलत है ना। जब जब हमने सेंटेंस बोला, एक शब्द चिपका के बोला, करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये करंट कैरिंग लूप है, पर इस वायर के कारण इस रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है ना, क्योंकि फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। दूरी अलग 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 अलग, फील्ड भी अलग अलग। क्या बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं और सुनो। अब हमने केस चेंज कर दिया, अब आपसे पूछा व्हाट अबाउट फोर्स, तो सर फोर्स तो बेकार हो गया, समझ में आ गया। आप तो किसकी चर्चा करो, टॉर्क समझाओ आप तो, कि घर जाए तो टॉर्क की फील आ जाए कि हाँ वास्तव में टॉर्क आप किसी भी सिचुएशन में बता सकते हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फोर्स लगाएं। इस पे बताएं, इस पे कहां लगेगा, इस पर। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स आगे। करंट कहां है, करंट ऊपर नहीं सर, करंट तो इसके साथ है ही नहीं, जा ही नहीं सकती, इसका मतलब इस पर फोर्स है ही नहीं। सोच के देखिए, रूल ही नहीं लगा पा रहे आप, कितनी मेहनत कर लो। क्या कारण है बता, 0 क्यों है बताओ। फोर्स है बिल साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड एल वेक्टर एक्स प्लेन में, फील्ड भी, इसलिए उस पर फोर्स 0। क्या बात समझ रहे हैं, समझो, लॉजिकल चलो। इस पर फोर्स बताओ, इस पर भी 0, एल और बी वेक्टर पैरेलल है। इस पर बताइए, फील्ड आगे, देखते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, अप्लाई करो। फील्ड आगे, करंट नीचे, फोर्स बाहर। बाहर बाहर मतलब पता है क्या आएगा, BIL प्लस के कैप, प्लस के कैप। इस पे सोचिए, इस पे सोचिए, फील्ड आगे, करंट ऊपर, फील्ड आगे, करंट ऊपर, फोर्स, इसका मतलब यहां आएगा BIL माइनस के। अब आप महसूस करिए
क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है क्या? कैसे सेम है? ये तो है ये वाली लाइन और ये है ये वाली लाइन, क्या दोनों को आगे पीछे बनाने पे सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है। मतलब बॉडी पर क्या लगेगा? टॉर्क। बिल्कुल ये केस है। यहां भी ये दोनों लाइनें क्या हो गई? एक तरह से पैरेलल हो गई। ये देखो, ये भी दोनों लाइनें क्या हो रही हैं? पैरेलल ही तो है। फील करिए, टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और अगर आप फिजिकली देखना चाहते हो, नहीं सर मुझे तो आप फील कराओ, तो देखो आप, ये ऐसे, ये कॉइल, ये कॉइल, इस वाले पे फोर्स कहां बताओ? के कैप, इधर, इधर, और इस पे कहां? अंदर। इस पे अंदर, इस पे बाहर। ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, देखो। इस पर तो कहां? बाहर। इस पे कहां? अंदर। ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। मतलब बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क। कपल, इसे बोलते हैं कपल। फोर्स इक्वल, फोर्स अपोजिट, साथ ही साथ उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। हेंस बॉडी में क्या पैदा होगा? टॉर्क पैदा होगा। इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। सर वैल्यू निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है? टॉर्क, टॉर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहीं भी लगाओ, इलेक्ट्रो पढ़वाओ, रोटेशनल पढ़वाओ, मैग्नेट, पूरा सवाल टॉर्क का एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बताओ, BIL इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्ट करते हैं, कई बच्चे तो ऐसा करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं, या दोनों का इफेक्ट लेना है तो बताइए, इसकी दूरी क्या से सेंटर से कितनी दूरी? L/2। उसकी भी L/2। तो कितना आ जाएगा बताइए? BI/L²। L² का है इसका एरिया, तो टॉर्क आ गया BI। ए कौन है? ए, एरिया। क्या फॉर्मूला लगा दिया जल्दी से बताओ? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ये रहा, सेंटर के अबाउट बॉडी घूम रही है, तो ये दूरी कितनी? L/2। इसके लिए भी कितनी? L/2। लिखना चालू करिए। अभी 10 मिनट और लगेंगे फॉर्मूले तक पहुंचने में। ये बेस डेवलप कर रहे हैं कि कब टॉर्क लगता है, कैसे लगता है, टॉर्क की क्या शर्तें हैं। फॉर्मूले से तो सारी बातें आ ही जाएंगी। इतनी बातें सुननी इसलिए जरूर होती हैं, जो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं वो यहां से बनते हैं। न्यूमेरिकल तो ठीक है, फॉर्मूला आप रटोगे, लगा लोगे, वैल्यू पुट कर लोगे, पर जो बेस होता है वो यहां से फील आती है कि अच्छा टॉर्क के लिए क्या क्या चाहिए। अब टॉर्क की 3 शर्तें हैं कपल के लिए आपके पास, बोलिए। इक्वल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन, साथ ही साथ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। मिटाऊं क्या? वो कह रहा है भाई ज्यादा पढ़ाना, आज पिछली बार जल्दी छोड़ दिया था टेस्ट। ऐसे मत करो यार, मैं सोच कर ही नहीं आया अब। फिर क्या बच्चों का कहा टाल नहीं सकते। अब कह रहा है 15 मिनट ज्यादा पढ़ाना, उस दिन जल्दी जल्दी छोड़ा था क्या किसी दिन? अच्छा। अब मैं तो यही सोच के आया था टाइम पे छोड़ूंगा, मस्त रहूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बीच में तुक्का मार दिया उसने, सर ज्यादा पढ़ा दो आज। चलो बढ़ें क्या आगे? तो केस 1 का आंसर दोनों लिखिए। केस 1 में तो क्या है? फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। केस 2 में फोर्स जीरो बट टॉर्क आ रहा है। दोनों केस में आप देखिए कितना सिस्टम है। फोर्स तो दोनों केस में जीरो है, तो एक दिमाग से ये मिथ हटाइए। ये भी मिथ होता है कि अच्छा फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होता होगा, क्योंकि टॉर्क तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही तो होता है। तो आज ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट हटाइए कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, पर इसके बावजूद भी बॉडी पे क्या है? टॉर्क। ये एसएसएन रीजन का एक क्वेश्चन है।
क्योंकि अपने दिमाग में क्या चलता है, आप सोचो बच्चा कैसे सोचता है, अच्छा बॉडी पे फोर्स तो 0 है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स 0 तो टॉर्क भी। तो उस मिथ को हटाइए कि ऐसा नहीं है, फोर्स 0 होने के बाद भी बॉडी पर क्या लग सकता है। हाँ, तो ये बातें यहां से समझ में आती हैं। आप डायरेक्ट रटने बैठ जाओगे, कुछ समय तक याद रहेंगी, फिर भूल जाओगे। अब आपने देखा है कि हाँ यार फोर्स तो दोनों केस में 0 था, पर कभी टॉर्क आ भी सकता है और कभी टॉर्क नहीं भी आ सकता। तो ये बोलना तो बिल्कुल गलत हो गया कि वेन एवर द फोर्स इज 0 टॉर्क इज मस्ट बी 0। गलत हो गया ना भाई, टॉर्क तो मे और मे नॉट बी 0। ऐसी बातें डेवलप होती हैं, ऐसे फंडे बनते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एरिया वेक्टर समझते हैं। बना लीजिए डायग्राम, फिर समझते हैं। हाँ भाई, आवाज साफ आ रही है, दिखाई दे रहा है। फोर्स एंड टॉर्क की चर्चा कर रहे हैं, अब उसमें एरिया वेक्टर की बात करना चाहते हैं। एक बार ओके कर दीजिए, बोर्ड साफ दिखाई दे रहा हो। चलो देखें, अब एरिया वेक्टर का अगर आपको याद हो तो हम जब पहली बार इलेक्ट्रो चालू किया था तो हमने उस दिन भी समझाया था। वो था सरफेस का, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। वहां भी एक बात तय तय थी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। आज भी वो बात सेट है, हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल होता है। ये बात तो आज भी सच है, इलेक्ट्रो से चलती हुई आ रही है। पर सर परपेंडिकुलर तो दो संभावनाएं होती है ना सर, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर। तो फिर उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। उसमें भी याद हो, आपको याद हो, क्लोज में तो होता था हमेशा आउट, और ओपन के लिए क्या बताया था, कहीं भी लो आंसर आ जाएगा। क्लोज ओपन की परिभाषा याद है आपको, क्लोज ऐसी सरफेस जिनके पास वॉल्यूम होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब क्लोज सरफेस। चलो अब यहां समझो,
बड़ा सरल है। एरिया वेक्टर डायरेक्शन सीधा हाथ में है, सारे रूल सीधे हाथ के हैं। उंगलियों को करंट के साथ मोड़े, उंगलियां करंट के साथ, अंगूठा अंदर, क्या आएगा? क्रॉस। वापस उंगलियां करंट के साथ मोड़े, बाहर। अरे सर वो रूल लगा लें, पुराना जुगाड़। हाँ लगाना भाई आराम से। क्रॉस क्लॉकवाइज, ये बड़ा जबरदस्त है, हर जगह लगता है। देखिए आप, क्लॉकवाइज, कोई रूल की जरूरत नहीं है। एरिया वेक्टर क्रॉस। ये बताइए करंट, एंटी क्लॉकवाइज डॉट, क्लॉकवाइज क्रॉस। बेहतरीन जुगाड़ है, कम से कम रूल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉस है क्लॉकवाइज, डॉट है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या क्लॉक एंटी क्लॉक समझ नहीं आता। कारण क्या है, क्लॉक एंटी क्लॉक ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। कभी मैंने आपको बताया हो, भाई इधर आ, खड़ा हो जाओ। अरे क्या छोटी बात करते हैं यहाँ तो, फिजिक्स की बातें समझ नहीं आ रही हैं, तुम अपने लेवल पे आ जाते हो। फिजिक्स समझने का प्रयास करो, उसको एंजॉय करो। फिजिक्स के साथ समय बिताओगे तो जबरदस्त नंबर दिलवाने वाला है भाई सब्जेक्ट ही। अब सुनना, क्लॉक एंटी क्लॉक में क्या पंगा है, ये देखना। भाई बता क्या है? क्लॉकवाइज। आप क्या बोल रहे हो? ये पंगा है क्लॉक एंटी क्लॉक में, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक तरफ से आप देख रहे हैं, ये बोल रहा है क्लॉक, मैं बोल रहा हूं क्लॉक, आप सब क्या बोल रहे हैं? तो दिमाग में बातें घुसाइए। क्लॉक एंटी क्लॉक डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की पोजीशन। इनमें आप नहीं फंसे, क्योंकि हम सब सामने हैं। हम सब सामने हैं, ऑब्जर्वर, टीचर, एग्जामिनर, पेपर चेक करने वाला, सब सामने है। सबको एक ही दिख रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक। घड़ी में नहीं फंसते, क्योंकि सब घड़ी को सामने से देख रहे हैं। इसमें फंस गए, एक तरफ से क्लॉक एक तरफ से। तो आज ये नई बात सीख के जाएं घर पर, कि क्लॉक एंटी क्लॉक कोई सबके लिए यूनिवर्सल नहीं होते, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। अब जैसे ये प्लेन है, अब इसमें आप क्लॉक एंटी क्लॉक बोल ही नहीं पाओगे ना। क्यों नहीं बोल पाओगे? ऐसे रखिए, इधर वाला बंदा अलग चिल्लाएगा, इधर वाला बंदा अलग चिल्लाएगा। अब इसमें तो रूल चलेगा। क्या रूल कहता है? सीधा हाथ लें, उंगलियों को करंट के साथ मोड़ें। बता, ये हिस्सा कहाँ है? समझ में आता है? कहाँ है ये? पीछे। कैसी रखी है कॉइल? बताओ। ऐसी। महसूस करो, कॉइल का प्लेन ऐसा है, ये तुम्हें नहीं दिखता, इसलिए कहां बनाया गया है? डॉट बनाया गया है पीछे की तरफ। अब बताओ, सीधा हाथ लो, करंट आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, एरिया इधर। बोली हाँ है क्या? इसके लिए बताइए, इसके लिए बताइए। इसमें बताओ कैसी है कॉइल? बताओ कैसी रखी गई है? ऐसी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे। करंट ऐसे, पीछे से पीछे। बताओ कहां? ऊपर। क्या एरिया वेक्टर फील आ रही है क्या? सारे डायग्राम बना लो, एरिया वेक्टर को लॉक करो। 90% तो आपका क्लॉक क्रॉस से ही काम चल जाता है, पर ऐसा भी हो जाए तो आना चाहिए भाई। इसमें तो क्लॉस एंटी क्लॉक नहीं चलेगा। कारण क्या है? पूछो तो सही सर, यहां क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि यहाँ क्लॉक एंटी क्लॉक कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि तो डिपेंड करेगा कि भाई आप कहां से उसको देख रहे हो। इसलिए यहाँ पे रूल जिंदाबाद है, रूल तो साथ ही रहेगा। आओ फिर से लगाओ। इसमें करंट आगे से ऊपर जा रही है, पीछे वाले में नीचे। आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, अंगूठा इधर। इसमें इसमें लगाओ, ये आगे वो पीछे, अंगूठा कहाँ? ऊपर। सीधा हाथ लगाइएगा। सारे नियम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सीधे हाथ से सॉल्व होंगे, राइट हैंड रूल। बोलो एरिया वेक्टर ओके है क्या? अब बढ़ता हूं मैं टॉर्क पर, जहां मेरा टारगेट था पहुंचने का।
चलो अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क का फॉर्मूला था मेरे पास बिना साइन थीटा, बोले तो एन आई ए क्रॉस बी। अब वही दो केस डिस्कस करते हैं जो अभी करे थे। केस 1 लिख लें पहले साथ साथ मेरे, समझाता हूं। वही दो केस डिस्कस करते हैं। अब वो किए थे पहले कंसेप्चुअल से, अब करते हैं फॉर्मूले से। एक बार कैमरे वाले बच्चों को बता देते हैं। अरे क्लॉक एंटी क्लॉक क्या है देखो। ओके वहां खड़े होके बताया, वो बच्चे कह रहे हैं दिखाई नहीं। ये देखो, अब जैसे अपन यहां से देख रहे हैं तो ये आप लोग बोल रहे हो कि ये है एंटी क्लॉकवाइज, पर मेरी तरफ से देखोगे तो ये है क्लॉकवाइज। तो इस बात से क्या समझाना चाहते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ है। फिर से देखो, ये कोई आप क्लॉक घुमा रहे हो, अब आप सामने से देखोगे जहां आप बैठे हो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आशीष सर अपनी फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बताओ, बोलो भाई। एंटी क्लॉकवाइज। सर मेरे यहां से देखने पर ये क्या है। तो मैं ये कहना चाहता था इस एग्जांपल से कि क्लॉक और एंटी क्लॉक यूनिवर्सल नहीं होते, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर कहां से उसको देख रहा है। चलो ठीक है भाई, ओके कर दो, बात क्लियर हो तो सही है। चलो अब बात करते हैं सर, इसमें बताओ सर टॉर्क, वैसे तो अभी आप करके आए हो, उसका आंसर बताओ। अभी करके आए 0 और इसका आया था DIA। अब देखो 10 सेकंड में कैसे आ सकता है तुरंत, मजा आएगा अब आपको देखना। सबसे पहले बताओ स्टेप 1, एरिया वेक्टर कहां होगा, मस्ती से बताओ एरिया वेक्टर, दिमाग मत लगाओ ना। क्लॉकवाइज क्रॉस, एरिया वेक्टर क्रॉस, बोलो ओके। स्टेप 2, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्रॉस में गिवन है, दोनों क्रॉस क्रॉस, एंगल बताओ 0, फॉर्मूला बताओ बिना साइन थीटा, साइन टॉर्क 0। ना कोई फोर्स है, ना कोई इक्वल, ना अपोजिट, ना कोई लाइन ऑफ एक्शन, सब खत्म। बेसिक ये फॉर्मूले से आया, पर पीछे कहानी सुनकर आए हैं तो उससे एक फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं। करना इसी से है परीक्षा में। एरिया वेक्टर देखा क्रॉस में, फील्ड क्रॉस में, एंगल 0, टॉर्क बिना साइन थीटा, थीटा 0, टॉर्क 0। बोल क्लियर है। अब इसमें आओ, खुद सोचो, लॉजिक चलो स्टेप से, कहीं दाएं बाएं नहीं भागना, फंडामेंटल चलो। सबसे पहले एरिया वेक्टर बताओ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अंदर, अंदर बोले तो जेड डायरेक्शन। स्टेप 2, फील्ड बता भाई, फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, एंगल बता, एक एक्स में एक जेड में है 90, फॉर्मूला बता टॉर्क बिना साइन थीटा, बी आई नंबर ऑफ टर्न एक, कुछ नहीं दे रखा, थीटा 90, साइन 91, आंसर BIA, वही आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूले की समझ है, बेसिक समझ हम डेवलप करके आए। अब एक प्रश्न का आंसर और है बढ़िया, जब कभी आपने सोचा हो या सुना हो
यार ये क्या होता है, ये मन से कैसे लिख देते ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए लिखेंगे तो अभी तो ये आंसर आएगा, सोचो। नहीं, वो तो डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड सोचो। ए क्रॉस बी भी तो ए बी साइन थीटा होता है, बी क्रॉस ए भी बी ए साइन थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो फिर ए क्रॉस बी किसने डिसाइड किया? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि टॉ आया मैग्नीट्यूड में पी साइन थीटा। अब ये किसने डिसाइड किया कि भाई पी क्रॉस ही होता होगा? ई क्रॉस पी भी मैग्नीट्यूड खोलोगे तो वो भी तो ये आएगा, ई पी साइन थीटा। तो किताब वाले इसकी बात नहीं करते कभी कि पी क्रॉस ई क्यों लिख दिया, ए क्रॉस पी भी तो संभव है। आप गहराई से समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? दोनों को ओपन करने के बाद मैग्नीट्यूड के बाद तो एक ही आंसर आएगा। माइनस तो आप बोल पा रहे हो क्योंकि आपको ये सही याद है। अगर मैं पहले दिन से आपको ई क्रॉस बी बताता तो भी तो आप यस करते। हाँ सर, खोलने पर तो वही आ रहा है। सोचो ना, ई क्रॉस बी को अगर आप खोलो, खोलो ई क्रॉस बी को, बोलो क्या आएगा, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और साइन थीटा। तो अब लड़ाई इस बात की है, ये कौन डिसाइड करता है कि ए क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस ए होगा? ये डिसाइड करती है डायरेक्शन, कि आपकी फिजिक्स से डायरेक्शन और आपकी मैथ से डायरेक्शन क्या करनी चाहिए, मैच। अब देखना फिजिक्स क्या कहती है वो सुनना। फिजिक्स कह रही थी जो आपने आधे घंटे मेहनत करी थी, बताओ ये इस पर फोर्स कहां आ रहा था, इधर वाले पे पन्ना पलट के देखो, बाहर, और इस पे अंदर, ये ऐसे घूम रहा था, मानते हैं ये ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे घूम रहा था। अब ए क्रॉस बी से भी ये ऐसे ही घूमना चाहिए, तब ये सही माना जाएगा। समझो, थोड़ी सी अच्छी बात है, समझ के जाओगे तो मन खुश होगा कि ये कौन डिसाइड कर रहा है कि ए क्रॉस बी होगा। फिजिक्स कह रही है कि ऐसे घूमना चाहिए। फिजिक्स को तो इस फॉर्मूले से मतलब ही नहीं था, हमने तो लॉजिकली बता दिया ऐसे घूमना चाहिए। अब वेक्टर के नियम से, वेक्टर के ए क्रॉस बी से भी ऐसे ही घूमना चाहिए तो आनंद आ जाएगा। आओ वेक्टर का ए क्रॉस बी देखो, वेक्टर का ए क्रॉस बी देखते हैं। बताइए इसका ए कहां है, ए, ए अंदर, ए अंदर है, देख अंदर, बी कहां है, इधर, इधर। बताइए ए क्रॉस बी कहां आएगा, करके सोचो, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट करके देखो, खुद पेन लो तब करो, तुक्का मत मारो। तुक्का मत मारो, एक पेन रखो अंदर, इधर उधर देखोगे तो मजा नहीं आएगा। समझो, ए अंदर और बी है ऐसे, ये है दो दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसका मुझे ए क्रॉस बी चाहिए। क्या कहा, ये तो माइनस जे ऐसा आ रहा है। अब आज एक नई बात सीखो, टॉर्क से जो आंसर आता है ना, ये अंगूठा, इस अंगूठे का कोई सेंस नहीं है। टॉर्क में मजा आता है उंगलियां कैसे घूम रही है। नई बात सीख के जाइएगा, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है? तो इस आर क्रॉस एफ से आंसर या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। या टॉर्क ऊपर नीचे थोड़ी ना होता है, टॉर्क में काम आता है उंगलियां, जिसे बोला जाता है सेंस ऑफ रोटेशन। सुनना मजा आएगा, सेंस ऑफ रोटेशन। बताओ ये इधर था, ये इधर था, नहीं ऐसे था, ठीक है? आपने क्या किया था बताइए, उंगलियां कैसे घुमाई, ए से बी, क्रॉस प्रोडक्ट ए एस बी सर, ए क्रॉस बी, ऐसे घुमाई। और आपने माइनस जे बोला, बिल्कुल सही बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं। पर मुझे माइनस जे में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पता है किस में इंटरेस्ट है, फिंगर्स का रोटेशन। बताओ फिंगर्स कैसी हैं, ऐसे घूम रही है, ऐसे। पता है कैसे, ऐसे, मतलब ये हिस्सा कहां जा रहा है, अंदर, और ये हिस्सा, क्या अपनी कॉइल के साथ भी यही हो रहा था? फील करो, आप देखना, ये आपका जे आ रहा है माइनस जे, आपका हाथ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। बताइए ये हिस्सा कहां जा रहा है, अंदर, और ये घूम के ऐसे आ रहा है, और आपकी कॉइल भी तो ऐसे ही घूम रही थी। ये हिस्सा अंदर जा रहा था, ये हिस्सा बाहर, ऐसे। आपकी उंगलियां भी ऐसे घूम रही है, देखिए आप। तो टॉर्क में अंगूठे से कोई मतलब नहीं है, टॉर्क में फिंगर्स क्या देती हैं, सेंस ऑफ रोटेशन। इलेक्ट्रो में लगाता हूं, आपको मजा आएगा, सीख के जाओ, नई बात सीख के जाओ।
ये पी वेक्टर, पहले तो लॉजिकली बताओ, ये डाइपोल को छोड़ दोगे तो कहां जाना चाहेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। ये सीधा होना चाहेगा, भूल गए तुम? क्यों? ये जाना चाहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ये घूमना चाहेगा कैसे? ऐसा। अब देखना क्या उंगलियां भी ऐसे घुमा रही हैं क्या? देखो, पी क्रॉस ई से करो तो उंगलियां भी ऐसे ही घुमा के देख रही होंगी। देखो पी क्रॉस ई, ये पी ये ई, ऐसे। अंगूठे से मतलब ही नहीं, अंगूठा क्या करेगा? ये देखिए, ये कहां ले जा रहा है उसको? नीचे। अगर आप ई क्रॉस पी करके देखो तो, अगर आपने ये याद किया होता तो क्या होता? ई क्रॉस पी में कहां घूमता? ऊपर, जबकि ऊपर जा ही नहीं रहा, ये कहां आ रहा है? नीचे। तो ये मैंने आपको 10 मिनट से पता है क्या सिखाना की प्रयास किया? मैंने ये आपको एक प्रश्न का जवाब दिया जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि आशीष सर ये ए क्रॉस बी सही है या बी क्रॉस ए? क्योंकि दोनों को ही ओपन करने पर क्या आएगा? साइन थीटा। तो इसका जवाब आज आप अच्छे से सीख के जाइए। फिजिक्स से जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन मैथ्स के क्रॉस प्रोडक्ट से भी आनी। तो ये रूल ऐसे लिखा जाता है कि जो आपके फिजिक्स को क्या करे? सिंक्रोनाइज करे। यहां फिजिक्स कहती है ये डाइपोल घूमकर अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करेगा? अलोंग, ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सके, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। और जिसको ये बात नहीं आती वो पी क्रॉस ई से चेक कर ले, तो अभी वो डाइपोल को कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। क्या बात समझ रहे हैं? चलो, अब इसमें बताओ कितना आंसर आ रहा है? लिख लो, दोनों केस लिख लो। दोनों केस लिख लो। आगे लिख लिए? ठीक है। तो फाइनल अब क्या याद कर सकते हैं बताइए? फाइनल बोलिए। बिना और थीटा इज द एंगल बिटवीन। तो अब हमें किसी भी स्थिति में हम क्या निकाल सकते हैं? टॉर्क। 3 स्टेप फॉलो करिए। पहला, एरिया वेक्टर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड वो गिवन होगी। तीसरा, दोनों के बीच का एंगल। ये आपने फाइंड कर लिया, टॉर्क निकालने में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हैंग डालिए, आगे लाइन खींच के खत्म करिए इसको, इसके क्वेश्चन आएंगे अभी। लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट, हेडिंग है हेडिंग। मैग्नेट, थक तो नहीं गए? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। बस छोड़ रहा हूं, 5-7 मिनट में बात समझा दूं। सवाल कर ही कराऊंगा इसके सारे एक साथ 1 घंटे में। आज इसकी बस बात सिखानी है। हाँ, डायरेक्शन तो किताबी भाषा तो वही है, -j + i + k। पर किताब ये नहीं लिखती कि टॉर्क को +j - से मतलब थोड़ी ना है। टॉर्क क्या बताता है? सेंस ऑफ रोटेशन। और सेंस ऑफ रोटेशन कौन बताएंगी? उंगलियां। +j - j कैसे बता सकते हो? +j से क्या बताओगे? टॉर्क +j में लग रहा है। +j में लगने से क्या मतलब? टॉर्क तो बॉडी को घुमाता है, तो क्या बॉडी +j में घूम रही है क्या? बॉडी का तो सेंस ऑफ रोटेशन बताना है कि क्लॉक है या एंटी क्लॉक। चलो, अब एक बढ़िया बात सीखते हैं, 5-7 मिनट की बात है बस। ये कौन है भाई? 7th 8th से देख रहे हैं, बार मैग्नेट। 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइंस ऑफ फोर्स कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। पक्की बात है? और क्या क्लोज लूप बनाती हैं क्या? क्लोज लूप का मतलब समझे क्या? नॉर्थ से जाती हैं, साउथ में जाती हैं, और साउथ से वापस। ये इसको इलेक्ट्रिक लाइन से डिस्टिंग्विश करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से माइनस तो जाती हैं, पर वापस माइनस से प्लस नहीं जाती। तो इलेक्ट्रिक लाइंस फॉर्म्ड बाय स्टैटिक चार्जेस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या बनाती हैं? क्लोज लूप। ये पहली एक पुरानी बात।
अब हम बात करते हैं एक करंट कैरिंग लूप की। पहला दिन याद करिए बायो-सवार्ट लॉ में, ये कॉइल है ऐसी, क्या ये करंट कैरिंग है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? बिल्कुल, पूरा चैप्टर यही था। जब भी किसी वायर में, किसी कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं तो क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर कॉइल का तो आपको आंसर भी याद है, सेंटर में कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r। डायरेक्शन बताओ कहां होगी मैग्नेटिक फील्ड की? वही सीधा हाथ, सीधा हाथ। करंट कहां? अपवर्ड। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आपके नोट्स में बनी हो तो आप देखना, अपन ने ऐसी बनाई थी। कौन है ये? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या बना दिए? ये गोल क्लोज लूप। ऑरस्टेड ने भी कहा था, याद हो, लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्लोज लूप हैं। और वायर के केस में वो कैसी थी? कॉन्सेंट्रिक। याद करो, खूब बार बोला था। अब क्या कुछ कुछ आपको सिमेट्रिक फील आ रही है क्या? देखो तो, यहां से एरो ऊपर है, यहां से ये मैच कर गया, यहां से भी ये लूप बना के ऐसे जा रहा है, लूप बना रहा है। तो लॉजिकली जो कॉइल है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? एज अ बार मैग्नेट, एज अ डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है? दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक, तो आशीष सर इसमें नॉर्थ साउथ कहां है? बिल्कुल है भाई, नॉर्थ साउथ। कैसे? मैं आपको बताता हूं, सुनना, अच्छे से समझना, कल करेंगे इस पे सवाल। देखें, ये है क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं साउथ पोल। आप देखिए एरो कैसा है, क्लॉक। ये एरो कैसा है? क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा कन्वेंशन है, आप महसूस करें, मजा आ जाएगा। हाँ, मस्ती से कल ये बात भी सिखाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप बताइए क्या है ये? क्लॉक। क्लॉक है, क्या आएगा? इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा रही हैं। अंदर कहां से एंटर होती हैं? साउथ से। देखिए, नॉर्थ से ओरिजिन हो रही है, साउथ में एंटर हो रही है। यहां से देखने पर ये हिस्सा साउथ है। मजे की बात, जैसे आदमी यहां से देखेगा क्या वो नॉर्थ हो जाएंगी? हाँ, क्यों? कोई कड़ा बताओ, कड़ा। कड़ा है किसी के पास? ला दे भाई। ये कड़ा नहीं है, तुम धोखा देते हो हर बार। ये क्या दे देते हो? बेल्ट जैसा है, रबड़ जैसा खींचने वाला। चल चलो, कड़ा ही कड़ा दे भाई। चलो ये देखना, अब क्या नॉर्थ साउथ है? ये नॉर्थ भी है, साउथ भी है, ये समझाना चाहता हूं। कैसे? हाँ, इनको समझाता हूं, अभी बोलेंगे। अब जैसे यहां से हम देख रहे हैं तो फील्ड लाइंस यहां से एंटर हो रही हैं, तो आप बोलोगे ये हिस्सा क्या है? साउथ। मैं देखना, मैं क्या बोलूंगा, ये लाइंस ऑफ फोर्स मेरी तरफ आ रही हैं, इसका मतलब मुझे लग रहा है यहां से निकलकर बाहर आ रही हैं। निकल के बाहर आ रही हैं तो क्या है? मतलब ये एक हिस्सा इसका नॉर्थ है, वो हिस्सा साउथ है। इट मींस इट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब बताइए ये क्या मानोगे इसको? सर मुझे समझ नहीं आ रहा। सोचना, कहां तक सोच सकता है, पहले ये बता। क्या ये तुझे एंटी क्लॉक दिख रहा है? इसमें हाँ बोल। एंटी क्लॉक में तो हाँ है, खाली पेट। एंटी क्लॉक दिख रहा है? बोले तो क्या है ये? डॉट। बोल, इसमें हाँ है। डॉट का मतलब बोला करना क्या होता है? बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। कहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है? इसका मतलब ये फेस क्या हो गया? नॉर्थ। इसलिए किताबों में बोला जाता है साउथ पोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। क्या बात क्लियर है? तो हमने इस डायग्राम से क्या समझाया? जिस प्रकार बार मैग्नेट में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसका फॉर्मूला 2 दिन बाद आएगा, इसका होता है ml। याद हो आपको, ये होती है पोल स्ट्रेंथ और ये होती है लेंथ ऑफ मैग्नेट। जैसे डाइपोल मोमेंट होता था, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी सेम, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ
इंटू दोनों के बीच की दूरी, ये तो 2 दिन बाद आएगा। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, आई इंटू ए। एम कौन है भाई? एम मैग्नेटिक मोमेंट। ए कौन है भाइयों? ए एरिया वेक्टर। और अगर n टर्न्स हैं तो बताइए क्या हो जाएगा? NIA। क्या बात समझ आ रही है? तो ये मैंने एक कंपैरिजन किया, उस कंपैरिजन को आप समझिए। मैंने क्या बोलने का प्रयास किया? जिस प्रकार एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक मोमेंट परिभाषित होता है, वही हम सेम कहां परिभाषित करना चाहते हैं? इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू ए। ए कौन है? ए एरिया। और बड़ा एम कौन है? बड़ा एम मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार इसकी यूनिट बता दो, फिर काम खत्म करो, क्योंकि सवालों में क्या होता है, परेशान हो जाते हो। क्या दे रखा है? यूनिट। यूनिट बचाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एरिया की मीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर। तो यूनिट बचा लेते हैं, नहीं तो क्या आगे कुछ अलग नाम लिखा हुआ है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या दे रखा है। यूनिट बचाकर ले जाएगा आपको। एम्पियर मीटर स्क्वायर बोले तो क्या गिवन है? मैग्नेटिक मोमेंट। और ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, एम के ऊपर मैंने हर बार वेक्टर साइन लगाया है 3 बार, तो बट ऑब्वियस है मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो हाँ है क्या? तो कल क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज का आप होमवर्क बना के लाइए। फिर बोलता हूं, घर पर क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। ये केवल एकमात्र रास्ता है सिलेक्शन का। कॉन्सेप्ट हम सिखा सकते हैं, आपके डाउट बता सकते हैं, पर अल्टीमेटली पेन पेंसिल लेकर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। और रफ कॉपी में बनाएंगे, मजा आता जाएगा। ठीक है भाई? ऑनलाइन चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।